हेडिंग डालिए लीनियर इनइक्वेशन, या कह सकते हो लीनियर इनइक्वलिटीज़। लीनियर इनइक्वलिटीज़ हाँ ट्यूशन में लीनियर इनइक्वलिटीज़। लीनियर इनइक्वलिटीज़ हिंदी में कहें तो रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वलिटीज़, LINEAR। और इनइक्वलिटीज़ की स्पेलिंग क्या होता होगा? INEQUALITIES। मतलब उतना छोड़ो, दिमाग पे बोझ के डालता है झूठ मूठ के। सीधा सीधी लीनियर इन इक्वेशन, क्योंकि आज के बाद हम यही टर्म इस्तेमाल करेंगे, लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन, इक्वेशन नहीं, लीनियर इन इक्वेशन। आज के बाद यही बोलेंगे हर बार, लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन। मतलब ये होता क्या है? तो हम फिर से ही मान के चलते कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, 10वां में पता नहीं पढ़े या नहीं पढ़े, हम एकदम सन्नाटा समझ के चल रहे हैं, एकदम 0 सन्नाटा है। तो लीनियर इनइक्वेशन पे जाए से पहले, रैखिक असमीकरण पे जाए से पहले हम बात कर लेते हैं रैखिक समीकरण के। रैखिक समीकरण के, और समीकरण पे जाए से पहले बात कर लेंगे समीकरण पे, और समीकरण पे जाए से पहले बात कर लेंगे बहुपद, मतलब एकदम नीचे 9 लेवल तक अगर जाए। और इस पर भी बात करें से पहले बात कर लेंगे हम बीजीय व्यंजक के, और यहाँ पर जाने से पहले हम बात कर लेंगे चर मान और अचर मान के। चर मान और अचर मान, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। हम मान के चलेंगे तुमको कुछ नहीं आता है, एकदम 0 सन्नाटा, कुछ कभी पढ़वे नहीं किया, अलजेब्रा तलजेब्रा कुछ नहीं जानते, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से चलते 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 हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चर मान अचर मान। ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट लिखो चर मान क्या होता है। चर मान जानते तो लिख लीजिए। हाँ, वेरिएबल। चर मान को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। चर मान को वेरिएबल और अचर मान को कांस्टेंट। हम यही से मान कर चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, पहली बार इंटरव्यू में शायद पढ़िए रहे अलजेब्रा। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट। तो चर मान की डिफिनेशन से ज़्यादा ज़रूरी समझना है कि एक्स वाई जेड को क्या कहते हैं, चर मान। लिखना चाहो लिख लो कि वैसा मान जो नियत नहीं होता है, वैसा मान जो निश्चित नहीं होता है, उसे चर मान कहते हैं। और अचर मान किसे कहते हैं? वैसा मान जो निश्चित होता है, वैसा मान जो नियत होता है, वैसा मान जो फिक्स होता है, उसे अचर मान कहते हैं। बस इतने। तेरा कोई समझता नहीं है, बस लिख लिया, हो गया कहानी खत्म। चर मान मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़िए नहीं, सब बताइए ना। चर मान के मतलब होता है बाज़ार से बोलें कि जाओ दूध लेके आ जाओ, दूध के कुछ न कुछ मात्रा होगा, कितना लेके आएगा, केजी बेजी तो वो अलग चीज़ है, 4 किलो। हम बोले जाओ कितना मेरे बुतरू है, जाओ, तो सब कोई 2 किलो लेके आया, कोई 4 किलो लेके आया, कोई 5 किलो, कोई 6 किलो, कोई 1 किलो। हम खाली बोले दूध लेके आओ, हम ही नहीं बताएं कि कितना लेके आओ, मान नहीं बोले, जिसको जितना मन में आया वो लेके आ गए, हम मान नहीं बताए थे। तो वैसन का मान जो पते नहीं रहे, जो मान बदल सकता है, जो नियत नहीं है, जो नियत नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई लड़का है और उसका उम्र कुछ होगा, 20 साल 25 साल, मान लेते हैं हम ही हैं, तो मेरा उम्र कुछ है, मान लेते हैं, माना मेरा कुछ उम्र तो होगा, ऐसा तो नहीं। अब कोई कहे कि मान लेते हैं कि, मतलब मान लेते हैं कि अच्छे सर के अंदर, मतलब अच्छे सर केमिकल रिएक्शन ये हो रहा है। अरे केमिकल रिएक्शन क्या है मान रहा हूँ, हम में क्या क्या मान सकते हो, उम्र मान सकते हैं, हाइट मान सकते हैं,
लंबाई चौड़ाई मोटाई रंग रूप ये सब मान सकते हैं। तो जो जो मान सकते हैं तो मान के चलते हैं कि चलो भाई राम की उम्र या श्याम की उम्र या अक्षय सर की उम्र जो भी हो, तो वो सब मानते हैं हम बार बार क्या है, एक्स या तो वाई या तो जेड। जे है ये नहीं वो कैसे मानेंगे, जो चीज़ है ये नहीं है वो नहीं मानेंगे, जो है वही मानेंगे। जो चीज़ होता है हम वही मानेंगे, जो है वही मानेंगे, जो है वही मानेंगे। और होता क्या चीज़ है, अरे जो चीज़ है मतलब जो चीज़ है, जो चीज़ का मतलब है जो मान है। जैसे अभी बोले ना कि बाज़ार से जाओ और आप कुर्सी खरीद के लेके आ जाओ, तो कुर्सी खरीद के लेके आइएगा तो उसका कुछ मान होगा, मतलब 2 कुर्सी 4 कुर्सी 5 कुर्सी 6 कुर्सी। हम सिर्फ बोले बाज़ार से कुर्सी खरीद के लेके आ जाओ, कई गो लेके आ जाओ ये नहीं बोले ना, लेकिन कुछ तो होगा ना उसका वैल्यू। वो नियत नहीं है, कोई 2 गो भी लाएगा तब भी हम उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, कोई 10 गो लाएगा तब भी उसको कुछ नहीं बोल सकते, मतलब नियत नहीं। तो वैसन का मैथ में बार बार मान लिया जाता है। माना कुर्सियों की संख्या x, माना राम की उम्र x, माना फलों की संख्या x, माना इकाई अंक x, दहाई अंक y, तो वही है चार मान x y z, मतलब वैसा मान जो नियत नहीं है। लेकिन अगर किसी को बोल दिए कि कुर्सी लाना है और कै गो 5 गो, दूध लाना है और वो भी 5 किलो, ठीक है, तुमको पढ़ाया जाता है 2 घंटा 3 घंटा जो भी एकदम फिक्स हो गया, तो ये सब एकदम फिक्स हो गया। मतलब अगर बोल रहे हैं कि बाज़ार से जाओ और कुर्सी लेके आओ, अब 5 गो लेके आओ, तो फिक्स है कि तुमको लाना कै गो, मतलब मान पता है। बाज़ार से कहें कि 2 किलो दूध लेके आओ, तो फिक्स है कि तुमको लाना कै गो, तो फिक्स है, वो बदल नहीं सकते। लेकिन एगो होता है कि खाली बोल दिए दूध लेके आ जाओ, 2 गो बाज़ार से जाओ और आम खरीद के लेके आ जाओ, हो सकता है 2 किलो 4 किलो 6 किलो 1 किलो। हम तो सिर्फ बोले थे आम लेके आ जाओ, ये थोड़ा बोले थे कि कई किलो लेके आ जाओ, तो 1 किलो लाएगा तब भी ठीक, 2 किलो लाएगा तब भी ठीक। तो वही होता है चार मान, और जो नियत होता है वो अचार मान। डेफिनेशन के पीछे उतना नहीं भागना, बस खाली समझना है कि एक्स वाई जेड जो है वो चार मान है। इधर जो कोई नंबर रहता है रियल नंबर, रियल नंबर क्या, अब तो 11th में बोलेंगे सभ्य नंबर, रियल क्या इमेजनरी भी बोलेंगे, अब तो सभ्य नंबर लपेट लेंगे, अब तो सब लपेट लेंगे, रियल के साथ साथ इमेजनरी भी। क्योंकि हाल फिलहाल पढ़ाएं द्विघात समीकरण, हाल फिलहाल पढ़ाएं द्विघात समीकरण, जिसमें हल करने पर कोई वास्तविक संख्या नहीं आ रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था, मतलब वास्तविक और अवास्तविक दोनों साथ साथ। तो अब तो ये नहीं बोलेंगे खाली वास्तविक, मतलब उधर एक्स वाई जेड, इधर कुछ भी कोई भी नंबर। तो बीजीय व्यंजक क्या हुआ अब उस पर आते हैं। फिलहाल ये दोनों बोल दिए, वैसा मान जो नियत नहीं होता है चार मान, वैसा मान जो नियत होता है वो चार मान। अब आते हैं बीजीय व्यंजक, किसे कहते हैं, लिखो बीजीय व्यंजक। अब आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन जानते हैं अच्छा तरह से, मैथमेटिकल ऑपरेशन तुम लोग को मालूम है कौन कौन है, जोड़ घटा गुना भाग। तो लिख लो, जब चार मान और अचार मान, आज ही यही बात हम 9th में सिखा रहे थे जो तुम लोग को बोल रहे हैं। जैसे यही चीज़ बात है, मान लो कि x है और ये 4 है, x है 5 है, x है 3 है, x है 4 है। गौर से देखो, इन दोनों के बीच में हम प्लस लगा दिए, इन दोनों के बीच में माइनस लगा दिए, गुना लगा दिए, भागा लगा दिए। यहाँ पर x क्या है, इधर वाला जो x देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, आई सबको क्या बोलेंगे, अचर मान। हाँ अचर मान। आई दोनों को अगर जोड़ दिए तो ये सब बन गया क्या, यही बन गया बीजीय व्यंजक, ये बन गया बीजीय व्यंजक। यानी लिखेंगे बीजीय व्यंजक के डेफिनेशन कि जब चार मान और अचर मान, जब चार मान और अचर मान कि असमीका पे तो बाद में जाएंगे, पहले तो समीकरण के बारे में जाने की होता क्या। जब चार मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं। इंग्लिश में भी चाहो तो लिख लेना, बाद में हम बोल देंगे। जब चार मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। डेफिनेशन कहीं लिखे ले आएगा नहीं, इसलिए क्या हिंदी क्या इंग्लिश कोनो फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी भाषा में लिखिए। फिर भी किसी को लगे कि हम इंग्लिश में लिखेंगे तो बोल देते हैं। जब चार मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। इंग्लिश में भी बोल देते हैं इफ़ या व्हेन
if या when variables and constant, variables और constant, variables और constant are taken together, कंबाइन नहीं बोलेंगे, कंबाइन मतलब जोड़ना हो जाएगा, फिर कभी कभी घटाते भी हैं। are taken together by मैथमेटिकल ऑपरेशन या विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, बाई बोलना जरूरी नहीं है। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि व्हेन वेरिएबल्स और कांस्टेंट आर टेकन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ, व्हेन या इफ दोनों में से जो भी बोलो, वेरिएबल्स और कांस्टेंट आर टेकन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, with the help of mathematical operation, then this is known as algebraic identities. algebraic identities, बीजीय सर्वसमीकाएं, algebraic identities. identities के स्पेलिंग बोले तो identities नहीं, सॉरी, एक्सप्रेशन algebraic expression, गलती से identities बोल दी, algebraic expression। आइडेंटिटीज मतलब तो सर्व समीकाएँ हो जाएगा। और अलजेब्रिक को अगर वो लिखें तो ALGBRAIC, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे में चारों, उदाहरण के तौर पे चारों के चारों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, चारों के चारों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ भी लिख देंगे चर मान और अचर मान को एक साथ तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम अगर लिख दिए 4x² + 3x + 5, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलग बात है कि यहाँ पे 1 2 3 पद है, हम लिख देते हैं 4/x² + 3√x प्लस में 5, तब भी ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, ये नहीं पढ़ाए हैं उतना दिमाग पे जोर मत डालो, कुछ सीधा सीधे जितना बोल रहे हैं उतना खाली पढ़ते जाइए, ढेर मत जोड़ दीजिए दिमाग पे। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ज़्यादा जोर मत डालो दिमाग पे, फट जाएगा। तीनों के तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जो आपके मन में उठ रहा होगा कि नहीं है, ये नहीं है, वो कुछ और आप सोच रहे हैं, वो बहुपद है, वो बहुपद है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो बहुपद है। इन तीनों में से अगर बोले कि बहुपद कौन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो तीनों है, मतलब बीजीय व्यंजक तो तीनों है, ये भी बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक, ये भी। बहुपद कौन है, तो सिर्फ ये बहुपद में का है, क्योंकि यहाँ पर x कैसन है, रूट में, मतलब x पर पावर कैसन हो जाएगा, बटा, और x पर पावर बटा चीटा, ये x पर पावर ऊपर जाके कैसन हो जाएगा, -2, पावर माइनस में भी। इसलिए ये सब बहुपद नहीं है, लेकिन बीजीय व्यंजक है। बहुपद अलग चीज़ होता है। तो लिखते हैं बहुपद के बारे में, बहुपद क्या होता है, बहुपद। उसके बाद आएंगे समीकरण, फिर समीकरण से जाएंगे रैखिक समीकरण, फिर पहुंचेंगे रैखिक असमीकरण पर। अब आता है बहुपद क्या है, लिखेंगे वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक, पूर्ण संख्या, सीधा सीधी बोले पूर्ण संख्या, एकदम सिंपल, काहे लो उतना लिखेंगे, और ऋणात्मक पूर्णांक, सीधा सीधी पूर्ण संख्या बोलिए। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेके 1 2 3 4 5, 1/2 ना है, 1/3 ना है, माइनसों वाला ना। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या हो। जैसे तीनों में से इन दोनों को कट कर दीजिए, या फिर ऐसे लिखिए कि बहुपद नहीं है। बहुपद, अच्छा ये काहे नहीं बहुपद है, क्योंकि रूट y है, और रूट मतलब y⁴ 1/2 मतलब पावर पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद नहीं। और यहाँ तो खड़े खड़े नजर है बहुपद नहीं, ये वाला बहुपद है, तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में। पहले वाले को लिखो बहुपद है, बाकी दोनों को लिखो बहुपद नहीं है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में भी चाहो तो लिख सकते हैं,
द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of a variable, पावर या पावर्स जो भी करो, पावर्स ऑफ ए वेरिएबल, पावर ऑफ ए वेरिएबल या पावर्स ऑफ ए वेरिएबल, क्योंकि कभी कभी एक से ज़्यादा बार पावर आता है। पावर्स ऑफ ए वेरिएबल ही कर दो, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, पावर्स ऑफ ए वेरिएबल, क्योंकि आप बहुपद में एक ही वेरिएबल का, जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी कोची है, और यहाँ पर भी नहीं कुछ तो छिपल है, कितना x, एक ही वेरिएबल के इस्तेमाल कर सकते हैं। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर्स ऑफ ए वेरिएबल, पावर्स ऑफ ए वेरिएबल is a whole number, is a whole number, is a whole number होगा। हम पावर्स ने बोले हैं, पावर्स ने, ढेरे मनी पावर्स ने हैं, तो इज नहीं होगा, आर होल नंबर से होगा। उसमें क्या है, गलत सही चलेगा थोड़ा बहुत, मेन ध्यान देना है कि हाँ भाई पावर होल नंबर होना चाहिए, पावर होल नंबर होना चाहिए, इसको लिख लें। अब आते हैं बहुपद के बाद किस पे, समीकरण पे। लिखते हैं समीकरण क्या है। अच्छा, बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीनोमियल, ये सब 9वां 10वां पढ़ा होगा। समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेशन। राइट डाउन, इक्वेशन क्या है, समीकरण। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है ना, हाँ चलने तो, वो डाउन होने वाला है 1-2 मिनट में, वही बता रहा है, चल जाएगा तो सबके क्लास पूरा हो जाएगा। रिकॉर्डिंग बंद होने से पहले पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, तो हो जाएगा। लिखिए समीकरण, यदि कोई बहुपद शून्य के बराबर कर दिया जाए, समीकरण, यदि कोई बहुपद शून्य के समान कर दिया जाए, शून्य के समान कर दिया जाए, यदि कोई बहुपद शून्य के समान कर दिया जाए, यदि कोई बहुपद शून्य के समान कर दिया जाए, यदि कोई बहुपद शून्य के समान कर दिया जाए, तो वही बहुपद समीकरण कहलाता है। वही बहुपद का मतलब क्या है, मतलब अगर एक घातीय बहुपद है तो एक घातीय समीकरण बन गया, अगर द्विघातीय बहुपद है तो द्विघातीय, मतलब वही बहुपद, सिर्फ बहुपद हट जाएगा और उसके, जैसे यहाँ 0 लगा दिए तो बहुपद हट जाएगा और अभी कहलाएगा समीकरण, बस समीकरण कहलाएगा। वही बहुपद, जैसे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपदे रहेगा, नहीं बहुपद नहीं रहेगा, द्विघात रहेगा लेकिन बहुपद नहीं रहेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा समीकरण में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अगर कोई बहुपद, यदि कोई बहुपद शून्य के समान कर दिया जाए तो वही बहुपद समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल में इसको लिख लो, एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिए, ये समीकरण हो गया। तो बहुपद में और समीकरण में बस इतने के अंतर है कि अगर शून्य दिए तो समीकरण, और अगर शून्य नहीं दिए तो बहुपद। जब तक शून्य के समान नहीं है तब तक वो बहुपद है, और अगर शून्य के समान हो गया तो समीकरण कहलाएगा। अब समीकरण के बाद आते हैं रैखिक समीकरण पर। अब आते हैं रैखिक समीकरण में। रैखिक समीकरण में एक बात एकदम दिमाग में फिट रखना कि समीकरण में क्या बोले हैं, समीकरण में बोले हैं इक्वल टू 0, मतलब ये बोलते हैं कि इक्वल टू मतलब कि समान, इक्वल टू मतलब समान का चिन्ह है, समान का चिन्ह। लेकिन जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसमें समान के चिन्ह नहीं आएगा, असमान के चिन्ह आएगा, मतलब या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू, मतलब तुमको इक्वल टू नहीं मिलेगा, तुमको ये सब चिन्ह मिलेगा। ऐसा का अजीबो गरीब के तरीका, इसको आप ही नहीं कह सकते ग्रेटर देन है,
ये कहना गलत बात है। आप वो कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा। जैसे देखो जैसे एक्स वाई, गौर से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, हिंदी में पहले बोलते हैं एक्स बड़ा है वाई से, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इसी को दूसरा तरीका से बोलते हैं वाई छोटा है एक्स से, इंग्लिश में बोलेंगे वाई इज लेस देन। तो ये आप नहीं कह सकते कि ग्रेटर देन है और लेस देन है, वो आप किसको धर के बोल रहे हैं। इक्वल, जैसे इक्वल टू में क्या होता है, आप ऐसे बोलिए कि x इज इक्वल टू वाई, और कोई इसको ऐसे बोले y इज इक्वल टू एक्स, तो नहीं ऐसे बोलिएगा तो पाप होगा पाप होगा। x इज इक्वल टू वाई बोले चाहे y इज इक्वल टू, वैसे ही इन इक्वेशन में भी होता है कि x को अगर धरेंगे तो बोले का तरीका खाली बदलेगा, x इज ग्रेटर देन y, मतलब x बड़ा है y से। ये ध्यान रखना, ये जन्ने मुँह फाड़ले रहेगा ना वो बड़ा है, ये जन्ने फाड़ले रहेगा वो बड़ा है, तो x बड़ा है तो y छोटा है। इसको ऐसे बोलो कि x बड़ा है y से, या फिर बोलो y छोटा है x से। तो अभी तक जो बोल रहे हैं समीकरण समीकरण समीकरण, समीकरण में कोई बहुपद क्या होता है, शून्य के बराबर, शून्य के बराबर। और असमीकरण में कोई बहुपद शून्य के बराबर नहीं होता है, या तो शून्य से बड़ा होता है या तो शून्य से, मतलब जीरो के बराबर, या तो जीरो से बड़े होगा या तो जीरो से, लेकिन जीरो के बराबर हो भी सकता है, जीरो के बराबर हो भी सकता है, हो भी सकता है, लेकिन वो बड़ा जरूर होगा। जैसे ही वाला इसमें ये जो नीचे वाला लाइनियाँ है ना, इसका मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल टू, नहीं बोलेंगे सिर्फ इक्वल, इसका मतलब दो बार रहेगा तो इक्वल टू, लेकिन सिर्फ इक्वल मतलब कह सकते हैं इक्वल एंड ग्रेटर देन, दोनों। ये बोलेंगे इक्वल एंड लेस देन, यहाँ पे दोनों शामिल है। यहाँ सिर्फ इक्वल टू नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, इसको बोल सकते हैं इक्वल टू एंड लेस देन। तो अभी तक बोल रहे हैं कि अगर कोई बहुपद शून्य के समान हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं समीकरण। बाद में असमीकरण के बारे में बोलेंगे कि अगर कोई बहुपद शून्य के समान नहीं हो, मतलब जीरो तो है शून्य के समान, अर्थात या तो जीरो से बड़ा हो या तो जीरो से, तब उसी को हम लोग बोलेंगे समीकरण है असमीकरण। आते हैं उससे पहले रैखिक समीकरण लिखते हैं, उससे पहले रैखिक समीकरण के बारे में लिखो। वैसा समीकरण जिसके चर का घातांक 1 होता हो, वैसा समीकरण जिसके चर का घातांक 1 होता हो। ये मान के चलो कि मैं तो 9th लेवल से इतना नीचे से बता रहे हैं हम, बस पहला दिन, इसके बाद नहीं। वैसा समीकरण जिसके चर का घातांक नहीं बोलेंगे, चर का अधिकतम घातांक बोलेंगे, मैक्सिमम पावर। वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक मतलब मैक्सिमम पावर, वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं कम से कम एगो लिख लो एग्जाम्पल, एगो तो लिख लो, इसे लिख लो 4x + 5 = 0। समीकरण तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, और x पर पावर भी कितना है 1 है, मतलब ये रैखिक समीकरण हो गया, कहानी खत्म। हो गया। अब आते हैं असमीकरण पर। अभी तक तो समीकरण मेन टॉपिक है। असमीकरण आपका क्या होता है? असमीकरण इन इक्वेशन किसे कहते हैं? लिखो इन इक्वेशन के बारे में। असमीकरण, यदि कोई बहुपद शून्य के समान नहीं हो, जैसे बहुपद तो जनरली बहुपद होता है, लेकिन यदि कोई बहुपद शून्य के समान नहीं हो, अर्थात
या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 से छोटा हो। यदि कोई बहुपद शून्य के समान नहीं हो, अर्थात या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 से छोटा हो। तो सबके काम हुआ तो अच्छा एकर को जी होली क्या हुआ? एडमिशन हो गया। एडमिशन कितना लेगा पैसा? लिखो। अरे वही हुआ 11:30 के बतिया है। ठीक है। क्या लिखा रहे थे? भुला गए हैं। असमीकरण। यदि कोई बहुपद शून्य के समान नहीं हो, अर्थात शून्य से बड़ा हो या शून्य से छोटा, बराबर हो सकता है लेकिन शून्य से बड़ा और छोटा जरूर होगा। बराबर होगा या नहीं होगा वो हो भी सकता है, लेकिन बड़ा और छोटा तो जरूर होगा। मतलब अगर कभी कभी बराबर भी होगा ना तो बड़ा और छोटा होगा, उसे हम लोग असमीकरण कहते हैं। यदि कोई बहुपद शून्य के समान नहीं हो, अर्थात शून्य से बड़ा या शून्य से छोटा हो, बराबर भी हो सकता है लेकिन उससे बड़ा और छोटा जरूर होगा। शून्य से बड़ा या शून्य से छोटा हो तब उसे असमीकरण कहते हैं। तब उसे असमीकरण कहते हैं। तो असमीकरण के लिए सब चिन्ह है, सब जो देख रहे हैं असमीकरण के चिन्ह है। जैसे इक्वल टू इसको बोलते हैं तो इसका अपना अपना नाम होता है। हम ग्रेटर देन नहीं कह सकते हैं, वो यूज के हिसाब से होता है कि हम कहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ वो लिखते वक्त बोले ले आएगा तब। आप हिंदी में बोलिएगा ना कोई ज़रूरी नहीं। अब लिखो रैखिक असमीकरण। अब लिखिए रैखिक असमीकरण। लिखो रैखिक असमीकरण। सिंपल डायरेक्ट लिखेंगे। वैसा असमीकरण, वैसा असमीकरण, क्योंकि अब तो असमीकरण के बारे में आप जानिए गए हैं कि जो शून्य के बराबर नहीं हो। वैसा असमीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक 1 हो। वैसा असमीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक 1 हो, उसे रैखिक असमीकरण कहते हैं। उसे रैखिक असमीकरण कहते हैं। वैसा असमीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक 1 हो, उसे रैखिक असमीकरण कहते हैं। जैसे मैं एक आगो एग्जाम्पल लिख लूँ, मान लो 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है 4x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधरों मान लेते हैं सर कि 4 है माइनस में 5x, हाँ चलेगा, ये तो सिर्फ ग्रेटर देन है, चलेगा। ये सब एग्जाम्पल हो गया। ये हो गया रैखिक असमीकरण। तो उससे पहले ही समझिए कि पढ़ा क्या जाता है। ये पढ़ने का तरीका ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर, फिर x, ये दूसरा नंबर। क्या इतना कर रहे हैं, हटाओ ये जे पे, ये वाला दोनों में तो इसी में आ जाएगा, दोनों समटा आ जाएगा इसी में, दुइये गो में। उसको दो तरीका से पढ़ सकते हैं। इसको बोलो क्या पढ़ेंगे? हिंदी में अगर बोलना है तो एकदम हिंदी में बोलेंगे कि x बड़ा है y से, या फिर इधर से बोलेंगे y छोटा है x से, दोनों तरीका से। अब यही चीज़ वह कितना ऐसे लिख के सिखाता है। ऐसे लिखिए ना सर, ऐसे लिखिए ना, ऐसे लिखिए ना कि x i ने y, की फ़र्क पड़ता है? इसमें क्या बोलिएगा? इसमें कौन सी बोलेंगे? x छोटा है y से, तो वो जो देख के बोल सकते थे कि y, हमारा y x पे नहीं जाना, ये जिधर मुँह फाड़ले हैं वो समझ जाना बड़ा है, तो दूसरा तरफ क्या है। तो एकरे में तो दोनों सिमटा गया, x बड़ा है y से, या फिर कहो y छोटा है x से। इसमें क्या बोलेंगे? x बड़ा है या तो बराबर है किससे? y से, या तो फिर बोलो y छोटा है या तो बराबर है किससे? x से। तो पहले वाले के बोले के दो तरीका, हम दोनों तरीका लिखते हैं। ये तो हिंदी में हो गया, हिंदी में कोई चीज़ रटेगा, लेकिन इंग्लिश में संभल के बोले पड़ता है। जो पहली बार पढ़ता है उसको बोलना पड़ता है संभल के बोलता है। x इज़ ग्रेटर दैन, लार्जर दैन, जो भी बोलो, x इज़ ग्रेटर दैन किससे? x देखो ग्रेट माने बड़ा और ग्रेटर माने थोड़ा सा
तो बुतरुक सिखाते रहते, ग्रेट माने बड़ा, और ग्रेटर में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा। तो एक्स जो है ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, किससे ज़्यादा बड़ा है देन वाई। इसी को एक तरीका से ऐसे भी बोल सकते थे कि वाई इधर लिख देते हैं, वाई इज लेस, या ज़्यादा अच्छा होगा तो कहोगे कि लेसर लगा दे सर, नहीं, लेस अपने आप में कंपैरिजन कर रहा है, लेस के मतलब अपने आप कंपैरिजन है, वाई इज लेस देन एक्स। इधर लिख देते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इसमें क्या बोलेंगे, वाई इज लेस देन और इक्वल टू क्या एक्स। यही ना कि वाई या तो छोटा है या तो बराबर है, जबकि इधर के लिए बोलो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। हो गया, ये बोले ले आना चाहिए, क्योंकि आज के बाद हम ऐसे ही बोलेंगे, बड़ा छोटा भी बोलेंगे और साथ साथ इंग्लिश भी। थ्योरी तो नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं एकदम स्टार्टिंग से हम तुमको बता दिए एकदम बुतरू से, इसको थ्योरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि लीनियर इनइक्वेशन में कोई थ्योरी नहीं है। एक दिन में आपका ये चैप्टर हाँ लेसर बोल सकते हो, लेसर देन, लेकिन लेस देन ऑटोमेटिक वो कंपैरिजन करता है। हाँ। बाकी प्रॉब्लम कल से मिलेगा, ठीक है, समझ गए। ग्रेटर देन, लेस देन, लेसर देन बोलिए, लेस देन ऑटोमेटिक छोटा कर देता है, लेस का लेसर मत बनाइएगा, अच्छा नहीं लगता है। लेस मतलब लेस वर्ड ही है जो कंपैरिजन करता है ऑटोमेटिक, ग्रेट कंपैरिजन नहीं करता, ग्रेटर कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन लेस तो ऑटोमेटिक कंपैरिजन है। लेस मतलब छोटा, डायरेक्ट एकदम, ज़्यादा छोटा कर दोगे तो लेसर हो जाएगा।